हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स जर्नी। 71st बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है 13 सितंबर को आयोग के द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा चुका है। अगर क्वेश्चन पेपर की टफनेस की बात करें तो पर्सनली मेरे लिए ये मॉडरेट से टफर साइड में ज़्यादा था। इसके कंपैरेबल 69th जो बीपीएससी की जो परीक्षा रही है वही डिफ़िकल्टी लेवल इससे क्लोजली मैच करता है। अगर इन दोनों को भी हम कंपेयर करें तो मुझे 71वीं की थोड़ी ज़्यादा ट्रिकी लगी। ट्रिकी इन द सेंस कि ये तो थोड़ा ज़्यादा फैक्ट बेस्ड भी था और फैक्ट भी सीधा नहीं था। कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए थे साइंस के क्वेश्चंस में, और आपको अपना हॉराइजन बढ़ाने के साथ साथ किसी टॉपिक के डेप्थ में भी आपको जाना पड़ेगा। आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए खुद को बेहतर प्रिपेयर करना है। तो समय को बिना वेस्ट किए हुए हम डिस्कस करते हैं। आज के सेशन में हम क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर्स को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन डिबेटेबल भी हैं, उनमें भी हम देखेंगे कि हमने कौन सा आंसर रखा है उन क्वेश्चंस के लिए। और फिर उसके बाद एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जहां हम कट ऑफ को लेके थोड़ा प्रिडिक्शन करेंगे। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट अबाउट द कट ऑफ, बट फिर भी जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो एक रेंज तो हम डिफाइन कर ही सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए मुख्य परीक्षा को लेके या अन्यथा भी उसे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो पब्लिश किया जाता है, तो 2025 का जो रिपोर्ट है उसमें पूछा गया है कि भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रही है 2023 में, तो वो 72 ईयर्स है। फिर एआई एक्शन सबमिट जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही देखते चलेंगे, और क्योंकि उसमें हम ज़्यादा कंसेप्ट समझने के लिए कुछ है नहीं। तो एआई एक्शन सबमिट पेरिस में हुआ था। इमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था? ये पुअर थिंग्स के लिए। कच्छ एक्सप्रेस जो कि गुजराती फिल्म है 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए मिला है इन्हें अवार्ड फॉर प्रोमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश तीर के बारे में। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो पाकिस्तान की तरफ से कितने ज़्यादा ड्रोन्स अटैक किए गए थे, और जो भारत की एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें बहुत सारे आप कह सकते हैं कि सेगमेंट्स हैं। उनका एक कलेक्टिव जो डिप्लॉयमेंट रहा है अपने एयर डिफेंस के लिए वो आकाश तीर है। तो ये सारे सही हैं। आकाश तीर इज़ द कोर ऑफ इंडियन आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम, बिल्कुल सही है। एंड इट सिमलेसली इंटीग्रेट्स इंडियाज लार्जर C4ISR। C4ISR कह सकते हैं आप एक फ्रेमवर्क है, जैसे कंप्यूटर कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन, फिर ऐसे ही इंटेलिजेंस सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस, ये स्टैंड करता है C4ISR। तो ये एक लार्जर फ्रेमवर्क है। फिर उसके बाद इट रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रेटजिक शिफ्ट फ्रॉम पैसिव डिफेंस टू प्रोएक्टिव रिटेलिएशन। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक रडार की तरह काम नहीं करेगा, बट रडार के साथ साथ ये एक्टिवली इंगेज भी करेगा। तो इसके मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आएंगे तो कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया के पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो ये तो आपको पता ही है, F-35 तो नहीं है। ये आपका मेन बैटल टैंक जो कि अर्जुन, और एडवांस टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS, ये दोनों हैं। तो मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर उसके बाद है कि विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज होलोकॉस्ट मेमोरियल डे। तो जैसे हमें पता ही है कि जर्मनी ने एक कंसंट्रेशन कैंप स्पेशली हिटलर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, जहां ज्यूज़ को एक्सटर्मिनेट करते थे वहां उन्हें छोड़ दिया जाता था। तो रशियन आर्मी ने जिस दिन उस कंसंट्रेशन कैंप को डिस्ट्रॉय किया और यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया 27 जनवरी को। अब है बानो मुस्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला? तो ये हमारा हार्ट लैम्प है, ये तो सबको पता है। कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहाँ थोड़ा हमें और इन्फॉर्मेशन जान लेना चाहिए जो आने वाले एग्जाम में या हो सकता है मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है।
तो हम वहीं पे कंसेप्ट्स को ऐड ऑन करेंगे, एक वैल्यू एडिशन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी कि वो कौन सी पूर्व में बहने वाली 3 नदियां हैं और उसमें से कौन सा नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद जो पाकिस्तान के रहे हैं प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान, इनके बीच में हुआ था 1960 में। आप ये डेट भी याद रख सकते हैं, जो अभी आने वाला एग्ज़ाम है एडीईओ का, हो सकता है उसमें ये डेट पूछ दे। तो 19 सितंबर 1960 जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान इनके बीच में हुआ था और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा मेडिएट किया गया था। तो अब है इंडस वाटर ट्रीटी। तो इसमें हमारे 2 स्ट्रीम्स डिवाइड किया गया है, एक ईस्ट फ्लोइंग और एक जो पाकिस्तान की तरफ बहते हैं। याद करने का सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। तो मैंने कोई आईसीजे करके याद करता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ये ज़्यादातर पाकिस्तान वहाँ जाता रहता है। तो आई फॉर इंडस, सी फॉर चिनाब एंड जे फॉर झेलम, ये पाकिस्तान को एलोकेटेड है। वहीं पे आप, तो मैं और जो बचा हुआ रावी, ब्यास एंड सतलज, ये इंडिया को एलोकेटेड है। और मैं जैसे याद रखा था तो वो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चूंकि ये इंडिया का है, बस इसी के अपोजिट वो पाकिस्तान को एलोकेटेड है। तो बस एक याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिक वो इंडिया के लिए, अगर ये पाकिस्तान का है तो दूसरा इंडिया का ही रहेगा। तो कोई एक भी आप याद कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर्स के बारे में, विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय यूएनडीपी। जो अभी आपने पहला क्वेश्चन भी देखा कि यूएनडीपी का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, बेसिकली वो इसी अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। ये जो कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर है, ये अमर्त्य सेन के द्वारा बनाया गया था। और इसका बेसिक जो प्रीमाइस है वो क्या कहता है कि सिर्फ इनकम ही पॉवर्टी को डिटरमाइन नहीं करती, बल्कि लैक ऑफ कैपेबिलिटी, अगर आपके पास बेहतर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, बेहतर एजुकेशन नहीं है, तो वो सब भी आपको मतलब एक पॉवर्टी को डिफाइन करने में मददगार साबित होती है। नहीं तो अन्यथा जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहा है वो इनकम के बेसिस पे ही रहा है। बहुत जगह आप देखेंगे ऐसा भी है कि जहाँ पे लोगों के पास इनकम तो है, बट देर इज़ लैक ऑफ एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी। तो इसके लिए ये अप्रोच लाया गया था अमर्त्य सेन के द्वारा। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है कि इट कंसीडर्स मेल इलिटरेसी, ये नहीं है, ठीक है, कैपेबिलिटी पॉवर्टी का इंडिकेटर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये तीनों सही है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे चूंकि फोर्थ नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 1 एंड 2, और अलग से अगर ये 1 की जगह 4 दिया रहता तो ये हो जाता। नाउ which of the following is not the among the top 10 principal commodities of India's export during इस टाइम में। तो बासमती राइस नहीं है, लेकिन जब आप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कमोडिटी को आप देखोगे तो वहाँ पे राइस है। तो राइस में भी फिर बासमती और नॉन बासमती है, तो नॉन बासमती थोड़ा ज़्यादा है, बट राइस एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट का मेजर प्रोडक्ट है, कमोडिटी है जो इंडिया एक्सपोर्ट करती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें मर्चेंडाइज में, तो वहाँ पे बासमती राइस नहीं है। अब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये तो हमने देखा ही था, लगभग 23% के आसपास था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड ग्रेटर शेयर देन इंडिया इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट। तो रशिया और इंडोनेशिया तो नहीं है, उसमें आयरलैंड है, ये शायद चौथे नंबर पे है, और इंडिया लगभग 10वें पोजीशन के आसपास है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू यूविन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो देखिए, इंडिया का अपना एक नेशनल हेल्थ मिशन है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत रिप्रोडक्टिव वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के तहत एक यूनिवर्सल ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम रन किया जाता है, जो कि वैक्सीन से प्रिवेंटेबल 12 ऐसे डिजीजेज हैं, उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड किया जाता है। किसको किसको? रिप्रोडक्ट वुमेन है, और उसके बाद बर्थ से लेके 16 साल तक के बच्चों को ये वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जाता है। 12 ऐसे डिजीज़ हैं, जिसमें से 11 डिजीज़ ऐसे हैं जिनको नेशनली यानी यूनिवर्सल उनका कवरेज है, लेकिन जो एक डिजीज़ ऐसा है जापानीज इंसेफेलाइटिस, उसका सब नेशनली यानी जो इंडेमिक एरिया है, यानी जो एरिया जहाँ पे ये ग्रसित है उस डिजीज़ की वजह से, बस उन्हीं एरियाज़ में वो वैक्सीन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये एक ओवरऑल जनरल इंफॉर्मेशन है यूएन को लेकर। तो इसमें बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने सी ऑप्शन को भी लगाया है। द पोर्टल इज एक्सेसिबल इन 11 रीजनल लैंग्वेजेस। ये स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है लैंग्वेजेस का। तो इसमें क्या है कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो वेबसाइट है उसके थ्रू जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे यूविन पोर्टल पे, इसका एक सेपरेट आपका पोर्टल भी है, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है पीआईबी में या फिर नेशनल जो अपना हेल्थ मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है, जो इसने यूविन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, लेकिन जो सी ऑप्शन है उसको लेकर उसमें क्या है कि इस प्रोग्राम जो यूनिवर्सल ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए दो ऐसे इनिशिएटिव्स सरकार ने लिए हैं। एक की सोशल मीडिया कैंपेनिंग, और दूसरा कि पोर्टल में एक सेक्शन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जहाँ पे कैसे आपको जितने भी वैक्सीन प्रोवाइडर हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कंसल्टेशन कैसे करना है, तो उन सबको गाइड किया गया है, इन सारे इंफॉर्मेशंस को। और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी जान सकते हैं अपने की फीचर्स क्या क्या हैं। तो वो चीज़ एक्सेसिबल है हमारे 11 रीजनल लैंग्वेजेस में। और वही आप जब विकास पीडिया को देखेंगे तो ये स्टेटमेंट वहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो बीपीएससी है वो एक जनरल मतलब स्टैंड लेकर चलेगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि उसमें पूछा है नॉट करेक्ट, और इसमें ये तीनों ए बी सी तीनों ही करेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। तो नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो बेसिकली कैसे एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके हम अर्बन इकोसिस्टम में बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में ये स्टैक है। तो ये बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। 31 अक्टूबर 2024 तक सबसे ज़्यादा जो रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा राजस्थान स्टेट में है। फिर किसान ऋण पोर्टल से पहले फार्मर यूज टू सबमिट मैनुअल क्लेम्स अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव स्कीम टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? वो हमारा आरबीआई एंड नाबार्ड है। ठीक है, बहुत जगह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर एंड नाबार्ड का दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन में अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा, बट जितना मैंने इंक्वायरी किया उसके हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड है। देखिए, एक्चुअली इंटरेस्ट सबवेंशन है तो अल्टीमेटली मुझे लगता है ये वैसे भी अगर कॉमन सेंस लगाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही इसमें रोल रहना चाहिए। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसमें पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि 640 बिलियन के करीब था बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2024। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है आज 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो ये तो बहुत ही ओपन एंडेड है कि 7th लार्जेस्ट, क्योंकि यहाँ टाइमलाइन नहीं दिया है, ना मेन जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसमें भी नहीं है,
और जो ऑप्शन का दिया हुआ है उसमें भी नहीं दिया है। तो ये मेरे हिसाब से मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि दिसंबर 2024। हालांकि आयोग ने जब विंडो ओपन करेगा अपना आपको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, तो ये डाला जा सकता है, ये एक वैलिड आप कह सकते हैं कि ग्राउंड है, क्योंकि चीज़ें यहाँ क्लियर नहीं है। डिक्रीज्ड कॉज बाई, ये आपका गलत है, इतने से तो नहीं, लगभग 8 बिलियन के अराउंड यहाँ हुआ था। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इंक्रीज टू अराउंड 640 बिलियन एज ऑफ दिसंबर 2024। अब पूछा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में कि वैसे कौन से स्टेट्स हैं, और क्वेश्चन में यूटीज मिसिंग है। तो अब देखो, अगर क्वेश्चन में यूटी दिया रहता, क्योंकि अभी तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, तो उसके हिसाब से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 6% से कम है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे आयोग कैसे इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर रही है, तो ये भी आयोग को ही डिसाइड करना है। तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव भी हो सकता है, और हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हो सकता है कि यूटी यहाँ पे मिसिंग हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आयोग डी को ही लेके चलेगा। बट एक वैलिड ग्राउंड है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रेज करने के लिए, और सेपरेटली हम एक वीडियो भी इस पे लेके आएंगे कौन से क्वेश्चन में आप रेज कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्म अचीव एंड, इसको तो बहुत आसान है, अगर कोई एक भी आपको आता है तो आप उसको इजीली मार्क कर लेंगे। तो जो परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड है, ये है अपना एम टू रिड्यूस इमिशन इन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री। एक हमारा मिशन है नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। इसमें क्या है, ये एक पार्ट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें 8 हमारे मिशन हैं। उन्हीं मिशन में से एक मिशन है नेशनल, जो हमने अभी डिस्कस किया, मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, जहाँ पे जो भी सेक्टर जो कि एनर्जी इंटेंसिव है, तो वहाँ पे आप कैसे एफिशिएंसी को अपने बढ़ा सकते हैं ताकि एनर्जी का कंजम्पशन कम हो लेकिन आउटपुट बेहतर रहे। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये सी ऑप्शन होगा। बाकी सब उसके बेसिस पे आप पहुंच सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 23-24, तो इसमें क्या सही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रहा है रूरल फीमेल का, वो अर्बन फीमेल से ज़्यादा है। और यहाँ पे है कि 36 स्टेट और यूटीज़ में 90%, ये तो स्टैटिस्टिकली भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये करेक्ट होगा तो ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद द शेयर ऑफ फीमेल वर्कर इन एग्रीकल्चर है डिक्रीज, ये डिक्रीज नहीं किया है, एक्चुअली बढ़ा है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग was not the outcome of science technology and innovation policy। ये एक्चुअली अटल इनोवेशन मिशन हमने बहुत बार पढ़ रखा है, ये नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इसका इस पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर इसका सी होगा। एमएसएमई, जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था तो वहाँ मैंने ये बताया था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 27.3% से 30.1% है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री। देखो पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। अब इंडियन जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो कहाँ पे मिलेगा, जहाँ इसका रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल आप देखोगे तो लाइमस्टोन, जिप्सम ऐसे ही हैं, और आप देखोगे राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये सब जो स्टेट्स हैं, यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उधर की तरफ ज़्यादा आपको कंसंट्रेटेड मिलेगा। ये एक वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, इसका मतलब कि जो रॉ मटेरियल का जो वेट है वो फाइनल मटेरियल से काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है, और दे आर लोकेटेड, जो सीमेंट इंडस्ट्री है जहाँ रॉ मटेरियल है
उसके पास में ही ये लोकेटेड रहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। व्हाट इज द प्राइमरी, बिहार दक्ष मिशन के बारे में पूछा है, तो टू ऑफर पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग फॉर लैगिंग स्टूडेंट्स टू रीच ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉम्पोनेंट अंडर युवा। तो युवा फ्रेमवर्क फॉर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है। तो जैसे वाई, ये युवा एक एक्रोनिम है, जैसे येस टू स्टार्टअप, अनलीस रेगुलेटरी मेजर, वाइब्रेंट एजुकेशन एंड एक्सेस टू फिनांस, ये इसका एक मतलब फुल फॉर्म है इस एक्रोनिम का। इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम नहीं आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस 2023-24, ये भी अपने जो PYQ डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने जो करंट का डेटा है उसको साथ में मैंने डिस्कस करते हुए चला था, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको करेक्टली मार्क कर सके। तो इसमें तीनों ही सही हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The proportion of young population 0 to 19 years in Bihar is projected to decline significantly by 2041. Bihar demographic dividend is expected to peak around 2041. The elderly population 60 year in Bihar is expected to rise more sharply than in India. तो चूंकि अपना बिहार का अगर आप पॉपुलेशन पिरामिड देखिएगा, तो अभी भी हमारा यंग पॉपुलेशन है। आप कह सकते हैं, मेरा अनुमान है कि ये यंगेस्ट अपने इंडिया में स्टेट होगा, या वन ऑफ द यंगेस्ट स्टेट में से होगा। तो इतना जल्दी तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, चूंकि इंडिया का जो एवरेज अगर आप देखेंगे, जो एज है पॉपुलेशन का, वो अगर अपने बिहार के रिस्पेक्ट में आप उसको अगर कंपेयर करते हैं, तो बिहार कंपैरेटिवली यंग है अपने नेशनल एवरेज से। तो ऑब्वियस ही बात है कि नेशनल एवरेज में लोग पहले बूढ़े होंगे, बिहार में थोड़े लेट से होंगे, डिलेड होंगे। तो इसमें 1 और 2 करेक्ट है, तीसरा गलत है। ठीक है, फिर से वही पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में, तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वही सही है। अपने बिहार में क्या है कि ऑब्वियस ही बात है, फॉर्मल और रेगुलर वेज तो वैसे भी नहीं है, बहुत कम है। यहाँ तो मेल के लिए दिक्कत है, तो फीमेल तो वैसे ही डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे हैं। तो सेकेंड ऑप्शन मोस्टली सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सर्विंग एज हेल्पर्स इन हाउस होल्ड एंड एंटरप्राइज। और सेकेंडरी सेक्टर में बिहार में अगर देखें तो सेकेंडरी सेक्टर अभी भी नेसेंट स्टेज में ही है, फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। द पावर टू रिक्रूट सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, ये हमारे प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विथ स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा के स्पीकर से कंसल्ट करने के बाद। अटॉर्नी जनरल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 है वो डील करता है। तो इसमें अगर आप बाकी के 3 देखोगे तो ये सारे कोर्ट में एज एन ऑडियंस ही कैन सिट और पार्टिसिपेट टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स, ये गलत है। वो बैठ सकते हैं, दे कैन इवन स्पीक, बट दे डोंट हैव द राइट टू वोट, तो वो वोट नहीं कर सकते। तो इसमें आपका जो करेक्ट एंड इज अ होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट, ये होल टाइम काउंसिल नहीं है, ये अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो ये 3 BCD रॉन्ग ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, ही गिव्स एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर्स। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ये कौन से आपका लिस्ट में बिलोंग करता है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है, वहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पे आप बना सकते हैं, वो डिफाइन किया गया है। जो पहला लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट है, दूसरा स्टेट लिस्ट है, और तीसरा कंकरेंट लिस्ट है, जिसे हम कभी कभी लिस्ट 1, लिस्ट 2 या लिस्ट 3 भी कहते हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट।
तो लिस्ट 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, लिस्ट 2 प्रेरोगेटिव है स्टेट गवर्नमेंट का, लिस्ट 3 कंकरेंस है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का। बट अगर किसी एक सब्जेक्ट पे दोनों ने ही लॉ बना के रखा है तो पार्लियामेंट का ओवरराइडिंग पावर है, एक्सेप्ट इन वन केस, कि जब स्टेट का वो जो बिल है वो प्रेसिडेंट के पास है फॉर द, मतलब प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए है, उस केस में ओवरराइड नहीं करता। अन्यथा जो पार्लियामेंट का लॉ है दैट विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ इफ स्टेट एंड द पार्लियामेंट हैज लेजिस्लेटेड ऑन द सेम सब्जेक्ट। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ देखें तो जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ है और जो प्राइस कंट्रोल है ये हमारा कंकरेंट लिस्ट में है। इनकम ऑन एग्रीकल्चर और टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और सेल, तो ये दोनों हमारा स्टेट लिस्ट में है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1 और 4। डीपीएसपी के बारे में पूछा है कि कौन से गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो देखो हमारे 3 बेसिकली हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और एक लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत और प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री ये हमारा गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीनों डिफाइंड नहीं है, बस अपने बेसिस के लिए कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे है, ये हमारे गांधीयन प्रिंसिपल पे है और एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 2 और 4 होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज ये 5th शेड्यूल में है। 6th शेड्यूल में हमारा ATMM असम, त्रिपुरा एंड मेघालय एंड मिजोरम उससे रिलेटेड है। और शेड्यूल एरियाज बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारा आर्टिकल 2441 में डिफाइंड है। और इसमें क्या है कि ऐसे एरियाज जो जहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, अंडर डेवलप्ड है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उसके लिए एक स्पेशल मतलब वहाँ पे गवर्नेंस की ज़रूरत है। तो वैसे एरियाज़ को एडमिनिस्टर करने के लिए हमने उसको शेड्यूल एरियाज़ में इंक्लूड किया और कुछ उसके लिए डिफरेंट प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये अपना आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर, और ये हमारा आर्टिकल 77 के तहत किया जाता है। और उस चीज़ को इफेक्ट देने के लिए हमारे पास रूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। तो उसके तहत मिनिस्ट्रीज़ और नए मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। और सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है कि एवरी मिनिस्टर इज़ एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर ही हैं। तो इसमें क्या करेक्ट आपका ऑप्शन होगा कि बिजनेस एडवोकेट जनरल हैज़ राइट टू वोट, ये गलत है। बिजनेस इन लेजिस्लेचर जो होगा वो या तो जो स्टेट का लैंग्वेज है या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश में किया जा सकता है। ये आर्टिकल जो इससे रिलेटेड है वो 210 है। फिर इसमें यही एक करेक्ट ऑप्शन है। Who among the following determines the qualification which shall be requisite for appointment as member of finance commission? देखिए अपॉइंटमेंट तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, बट जो भी उनके क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे, वो हमारा पार्लियामेंट बाय एन एक्ट डिटरमाइन करता है। हु इज़ एम्पावर्ड टू रिव्यू फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत? ये हमारे फिनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर यानी स्टेट फिनेंस कमीशन होगा। आत्मनिर्भर भारत स्कीम, इसमें दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं, बिकॉज इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है ताकि हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम रहे, तो इसमें ये दोनों ऑप्शन उसके लिए सही है। पंचायती राज का मेन पर्पस क्या है? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी को बढ़ाना या फिर योग्य बनाना। सेंसर मोशन
पहला ही स्टेटमेंट इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नो कॉन्फिडेंस मोशन से ये अलग है। जैसे जो सेंसर मोशन है किसी इंडिविजुअल या फिर पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए ही होता है। और ये सब जो टूल्स हैं ये बेसिकली एक जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि हमारे देश में कोई भी जो कानून बनता है लेजिस्लेचर ही बनाते हैं, बट वो उसको फिर एग्जीक्यूट करने का काम वो पूरा एक मंत्रालय ही देखती है। तो उनके ऊपर जो एक जो चेक्स एंड बैलेंसेस की हम बात करते हैं, एक जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल या ओवरसाइट की बात करते हैं, तो ये हमारे पास नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, ये सब हैं हमारे लिए। तो ये पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। बोथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जो फॉल करता है, तो ये हमारा, देखो ये सब हमारा फेडरल नेचर का है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। लेकिन जो रिट इशू किया जाता है अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 फॉर द हाई कोर्ट, 32 फॉर द सुप्रीम कोर्ट, तो वो हमारा रिट जो इशू करते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कर सकते हैं। हालांकि जो रिट का जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट का वाइडर है व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विद द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज वो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ और भी सारे लीगल मैटर्स पे, अदर राइट्स पे भी रिट इशू किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ये लाला लजपत राय ने दिया था टू अटैक मॉडरेट्स इन द कांग्रेस, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये ब्रिटिशर्स और एओ ह्यूम जो थे हमारे, इनके द्वारा ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट कर चुका है, तो लॉर्ड हार्डिंज ही है इसका। हु गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलोसफी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 1911? तो हरदयाल करेक्ट ऑप्शन है। नेम द प्रिंसिपल ऑफ एमएओ कॉलेज अलीगढ़ हु इनकरेज्ड मुस्लिम कम्युनलिज्म इन लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है एमएओ, जो आज के टाइम पे जिसको हम 1920 में जो एक्ट लाया गया था, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज के टाइम पे इसी कॉलेज को जानते हैं। ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। किस लिए? जो भी मुस्लिम्स जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनको मॉडर्नाइज करने के लिए, यानी मॉडर्न सेक्युलर एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए। तो इसका थियोडोर बेक करेक्ट ऑप्शन है। यंग इंडिया, ये भी क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मैग्नेट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्रीज? ये हमारा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, मतलब जब फ्रांस को लगा कि जर्मन एग्रेशन हो सकता है, तो फ्रांस ने अपने जो ईस्ट बाउंड्री है वहाँ पे वॉल कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया। किस लिए? जर्मन एग्रेशन से बचने के लिए। तो फ्रांस एंड जर्मनी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये काफ़ी दिनों से करंट अफेयर्स में रहा है। तो पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, पर्सियन गल्फ को ओपन सी से कनेक्ट करने के लिए सिर्फ यही एक हमारे पास कनेक्शन है। ओके, एक्चुअली ये पेज रिपीट हो गया है, आई एम सॉरी। वेयर इज ग्राउंड ज़ीरो? देखो ग्राउंड ज़ीरो क्या होता है ना, कि जब भी कोई ऐसा अटैक या एक्सप्लोजन या न्यूक्लियर आप बोल सकते हैं जो एक्सप्लोजन होता है, तो जो हमारा प्राइम एरिया होता है अर्थ सरफेस पे, जहाँ सबसे ज़्यादा उस इवेंट का इम्पैक्ट को फील किया जाता है, वो हमारा ग्राउंड ज़ीरो है। आप अक्सर न्यूज़ में भी सुनते हैं ग्राउंड ज़ीरो से आपके ये रिपोर्टर फलाना रिपोर्टर। तो ये ग्राउंड ज़ीरो वही है कि जो मतलब प्राइम एरिया जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड रहता है उस कह सकते हैं इवेंट से। तो जो हमारा 9/11, चूँकि ये हमारा इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन है तो कंफ्यूज नहीं होना है, 9 यहाँ पे मंथ को रिप्रेजेंट करता है और 11 डेट है। तो 11 सितंबर को जो हमारा 9/11 अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे,
तो वो पूरा ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गया था। तो वो जो ग्राउंड है वहाँ पे आज मेमोरियल है, तो उसे ही हम ग्राउंड ज़ीरो कहते हैं, और वो न्यूयॉर्क सिटी में है, देयरफॉर ये न्यूयॉर्क होगा। लडांग रेफर्स टू, देखिए ये तो हमारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ही है। इंडिया में इसे झूम कल्टीवेशन कहते हैं, जहाँ पे सबसे पहले जो एक पैच ऑफ लैंड को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, फिर हार्वेस्ट के बाद उसको रीजेनरेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो अलग अलग देशों में उसे अलग अलग नाम से जाते हैं। तो ठीक है, ये जो लडांग है अपना साउथ एशिया, जो थाईलैंड और मलेशिया वगैरह में ये सब इसी नाम से जानते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मजूली आइलैंड। हो सकता है कि आगे चल के इस पे आपको और भी क्वेश्चन पूछा जा सके मजूली आइलैंड के बारे में। तो ये फर्स्ट आइलैंड टू बी डिक्लेयर्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट 2016 में किया गया था, और यहाँ पे आप नियो वेस्टनोवाइट कल्चर ट्रेडिशन को आप देखेंगे, और एक स्पेशल वैरायटी ऑफ राइस के लिए ये फेमस है, और असम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। सेकेंड लार्जेस्ट जो रिवर बेसिन है वो गोदावरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी, तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही बार सबने पढ़ रखा है। ये दोनों स्ट्रीम जब मिलती हैं देवप्रयाग में, वहीं से हमारी गंगा बहती हैं। और जो क्वेश्चन आगे पूछ सकता है कि ये कौन से ग्लेशियर से आते हैं, तो जो हमारा अलकनंदा है वो सतोपथ ग्लेशियर से, और भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, ये याद रखिएगा। हमारे इंडियन टेरिटरी में दो वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, नारकोंडम और बैरन, और याद रखना है कि इन दो वोल्केनिक आइलैंड में बैरन आज भी हमारा एक्टिव वोल्केनो है। द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम इन मेरठ हैज रिसीव्ड जीआई टैग, ये सीजर्स हैं, कैंची। टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर किस सिटी में है, वो शिमला में है। इसी इंस्टीट्यूट को पहले हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते थे। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ये मांडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। और हाँ, ये जो रुडयार्ड किपलिंग जिन्होंने जंगल बुक लिखा था, तो वो यहीं से इंस्पायर होके लिखा था। लोकटक इज अ लेक, ये हमारा सिक्किम में है, और ये फेमस क्यों है कि यहाँ पे जो एक फ्लोटिंग आइलैंड्स मिलते हैं जिन्हें हम फोमडिस कहते हैं, और इट इज़ द ओनली होम टू संघाई डियर्स, जिसे हम डांसिंग डियर भी कहते हैं। यही इकलौता एक हैबिटेट है फोमडिस। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क और सेंचुरी कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार, ये वाल्मीकि नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क भी है, साथ में एक हमारा टाइगर रिजर्व भी है, और पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। और नेपाल के साथ जो चितवन नेशनल पार्क, उसके साथ ये कॉन्टिन्यूटी में है। तो ये फैक्ट्स को आपको याद रखना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार, बहुत जगह बफेलो दे के रखा हुआ है, बट बफेलो इज द रॉन्ग आंसर, इसका करेक्ट बुल है। एक्चुअल में इंडियन बिसन, जिसे हम गौर भी कहते हैं, या बहुत जगह आपको बुक में ऑक्स मिलेगा। तो जो कैटल में जो मेल रहता है ना, तो उन्हें हम एक जेनरिक टर्म बुल से कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो ज़्यादा एक्यूरेट है इन दोनों में वो बुल है, बफेलो डिफरेंट है। इन विच ईयर नालंदा यूनिवर्सिटी को रीएस्टैब्लिश किया गया, 2014 में। कर्मनासा रिवर ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट करती है। एक मिनट, ठीक है। बिहार, ये क्वेश्चन पहले भी काफ़ी पूछा जा चुका है, और इसके साथ साथ ये बहुत ही कॉमन फैक्ट्स है, 95% है। गोल्ड कहाँ बिहार में पाया जाता है, ये तो लगातार ही कितनी बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। ये जमुई डिस्ट्रिक्ट है। जो बिहार का क्लाइमेट टाइप है वो सब ट्रॉपिकल मॉनसून है। सब ट्रॉपिकल क्यों, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के बाहर है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आप देखेंगे
है, तो इसकी वजह से सब ट्रॉपिकल है और मानसून हमारा एक डोमिनेंट क्लाइमेट है मोस्ट ऑफ द ईयर जो हमारा है वो मानसून टाइप का है, तो इसीलिए सब ट्रॉपिकल मानसून है. नाउ we apply a force of 200 Newton on a wooden box and push it on the floor at constant velocity. तो मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? अब देखो कि यहां पे मेंशन किया हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब तो यहां कोई एक्सीलरेशन तो है ही नहीं, ये जीरो है. और अगर एक्सीलरेशन जीरो है यानी फोर्स जीरो है, यानी कह सकते हैं आप कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारा जीरो है. ठीक, तो अगर एक सरफेस पे कोई वुडन बॉक्स अगर ट्रैवल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रैवल तभी कर पाएगा जब इस पे फ्रिक्शन भी होगा. तो जितना फ्रिक्शन आगे उतना ही फ्रिक्शन पीछे. ठीक है. अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये सिंपल है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. चूंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये टर्म तो जीरो होगा. दिस विल बी इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर और इसको आप सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 14,000 इसका आंसर आएगा. एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ होम इज 250 यूनिट्स. द टोटल एनर्जी इन जूल विल बी. अब इसको आप कैसे करेंगे? तो आप देखते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट आवर ये हमारा यूनिट होता है. तो ये किलो तो मतलब हज़ार को रिप्रेजेंट करता है, वाट को अभी रखते हैं जूल पर सेकेंड इंटू आर, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दो 3600 सेकेंड. तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो 3.6 इंटू 10⁻6 आ जाएगा. और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 250 से, तो आपका जो ऑप्शन आएगा 9 इंटू 10⁸8. किस मीडियम में साउंड का स्पीड मैक्सिमम होता है? तो डेंसिटी जिसका ज़्यादा होगा वहीं पे आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे स्टिल होगा. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीजेज. द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड. देखिए फिजिक्स का बड़ा ही एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये हमारा क्लासिकल टाइम पे ये कंसेप्ट था. आज के टाइम पे जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब इसी को एक्सपैंड कर दिया गया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप कोई बॉडी यहाँ पे पड़ी है और नीचे नहीं मूव कर रही तो इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है. और जैसे जैसे नीचे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होते जाएगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी. इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा. अ पेयर ऑफ ऑक्सन, यहाँ इसका भी यही है. अगर वर्क डन क्या होता है, सपोज कि ये हमारा सरफेस है, इस पे कोई बॉक्स है, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है. एक्स यहाँ भी लगा रहे हो, एक्स यहाँ भी लगा रहे हो. अगर आप वर्टिकल लगाओगे यहाँ पे तो कोई डिस्प्लेसमेंट ना इधर होगा ना इधर होगा, तो नेट हमारा यहाँ पे ज़ीरो है. ऑल्दो फोर्स लग रहा है लेकिन वर्क डन ज़ीरो होगा. और अगर कोई मूवमेंट होता है, ये अगर पहुँच के कुछ इधर चला आता है तो जितना भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो फोर्स के साथ तो आपका वर्क डन आ जाएगा. तो इस बेसिस पे आप अगर आंसर निकालेंगे तो 2100 जूल आएगा. द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन मिरर इज, देखिए देखिए फोकस किसी भी लेंस का क्या होता है कि या तो लाइट अगर कॉनकेव मिरर है तो जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्स करती है, या फिर जो कन्वेक्स अगर हमारे पास मिरर है यानी डाइवर्ज, जहाँ से लगता है कि डाइवर्ज होके आ रही है, तो वो हमारा फोकस है. तो उसके लिए आपका कर्व का होना ज़रूरी है. लेकिन चूंकि प्लेन मिरर बिल्कुल स्ट्रेट होता है
तो ये हमारा जो कर्वेचर है वो इन्फानाइट की तरफ होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन इन्फिनिटी। विच टर्म which term in the following does not denote the electric power in the electrical circuit? तो इसमें क्या है कि जैसे, ठीक है, तो या तो आई स्क्वायर आर हो गया, ठीक है, हमारे पास ये टर्म आ गया, वी इंटू आई आ गया, ठीक है, और तीसरा बोलता है वी स्क्वायर बाई आर। तो v को अगर हम v इक्वल टू आई आर करें तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर, और अगर r से आप इसको कैंसिल आउट कर दो तो ये भी हमारा आई स्क्वायर आर ही आएगा, ठीक है। तो जो इसमें ऑड ऑप्शन है वो होगा आई आर स्क्वायर। शॉर्ट सर्किट में बेसिकली होता क्या है, जो करंट है वो लो रेसिस्टेंस पाथ को अडॉप्ट कर लेता है, और इसके वजह से वहाँ करंट की फ्लो बढ़ जाती है, हीट ज़्यादा आएगा, और इसीलिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और उससे बचने के लिए हम फ्यूज़ का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन मिलता ही जुलता है। शॉर्ट सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू बढ़ जाता है, और उससे बचने के लिए हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। pH वैल्यू ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। तो इसमें बेसिकली क्या है, चूंकि HCl है तो H प्लस एक ही H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस और Cl माइनस। तो इसका अगर आपको करना हो तो जैसे हमें pH पता है, ये नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन होता है, ठीक है, तो माइनस लॉग 10⁻⁻1, तो माइनस माइनस इधर यहाँ पे 10 होगा बेस, सॉरी। तो माइनस और माइनस इधर, ये जो लॉगरिथमिक जो कैलकुलेशन का ये तरीका है, -1 इंटू -1 ये 1 हो जाएगा, और log 10 ऑफ 10 तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये 1 है। तो कौन सा कंपाउंड है जो ग्लोइंग पिगमेंट की तरह काम करता है नाइट में, वो हमारा यूरोपियम ड्रॉप्ड स्ट्रोंसियम एल्यूमिनेट। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्मार्ट फिल्म। स्मार्ट फिल्म बेसिकली क्या होता है कि आप देखेंगे जो आज के मॉडर्न ऑफिसेज हैं, तो जो ग्लास हमारा होता है ना, तो उस पर एक लेयर होता है फिल्म। तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि या तो कभी वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, या फिर कभी वो बिल्कुल ओपेक कर देता है, अपारदर्शी हो जाता है। तो उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो हमारा इंडियम टिन ऑक्साइड है। कार्सिनोमा ये बेसिकली बहुत ही कॉमन हमारा एक कैंसर का टाइप है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए प्लैटिनम का यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। लेवेनोजेस्ट्रल है, ये बेसिकली ओव्यूलेशन को डिले कर देता है, और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि एक थिक लेयर वो फॉर्म कर देता है, मतलब जिसके वजह से जैसे जो एग्स का फॉर्मेशन होता है, जब मेल और फीमेल का जो जैसे स्पर्म और ओवम मिलता है तभी जायगोट बनता है। जब एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा तो स्पर्म वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी डिले हो जाती है या नहीं हो पाती है। तो लेवेनोजेस्ट्रल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में यूज़ किया जाता है। वाई ऑयल इज नॉट स्टोर्ड इन गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट। ये इसमें तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसका ऑल ऑफ द अबव होगा। ऑक्टेन रेटिंग इंक्रीज करने के लिए कौन सा कंपाउंड हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ऑक्टेन रेटिंग होता क्या है। जैसे अपना जो पेट्रोल इंजन है, तो उसमें क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है, और फिर उसके बाद उसको स्पार्क प्लग इग्नाइट करता है। फिर उसके बाद उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी, फिर पिस्टन उसी के अकॉर्डिंग मूव करता है और पावर मिलता है इंजन को। तो
अब ऑक्टेन रेटिंग क्या है? बेसिकली ये एंटी नॉकिंग जो हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ये डिनोट करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि पेट्रोल, और याद रखना है कि ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही होता है, जो अ, ये जो टेट्रा इथाइल लेड है सिर्फ पेट्रोल में ही मिलाते हैं, क्योंकि डीजल इंजन का मैकेनिज्म थोड़ा अलग है पेट्रोल इंजन से। तो कभी कभी क्या होता है कि जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो कंप्रेस होते ही, जैसे ही हाई प्रेशर आता है, तो स्पार्क प्लग जब वो स्पार्क प्रोवाइड करता है उससे पहले ही वो बर्न करने लगता है, जिसकी वजह से इंजन में नॉक स्टार्ट हो जाता है, वो आवाज़ आने लगता है। तो उसके लिए टेट्रा इथाइल लेड लाया गया। लेकिन अब इसमें क्या इशू है कि अब हम लोग लेड को पेट्रोल में नहीं मिलाते हैं, क्योंकि लेड एक बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड है, और जब पेट्रोल जिसमें ये टेट्रा इथाइल लेड मिलाया गया है तो जो उसका एग्जॉस्ट होने के बाद जो स्मोक आता था, जो वैक्यूलर स्मोक है, उसमें बहुत ही टॉक्सिक एलिमेंट्स रहते थे। तो जिसकी वजह से इंडिया शायद 2010 में टेट्रा इथाइल लेड को पेट्रोल में मिलाना मतलब बंद कर दिया है। तो इसका जो अभी के लिए आप कह सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, ऑक्टेन रेटिंग। जिसका ऑक्टेन नंबर मतलब ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर वो फ्यूल रहेगा, उसमें नॉकिंग उतनी ही कम रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। फुल फॉर्म ऑफ पीएचबीवी, ये बेसिकली बैक्टीरिया के द्वारा एक कंपाउंड है जो कि ये बनता है, और इसी कंपाउंड को यूज़ करके बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनाया जाता है। तो पीएचबीवी हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय, और ये ग्लैंड्स के द्वारा। ग्लैंड्स बेसिकली कोई भी ऑर्गन हो सकता है या टिश्यू हो सकता है जो कि किसी हमारे जो बॉडीली फंक्शंस को जो रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दो टाइप के ब्रॉडली हम पढ़ते हैं, एक इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो जो जिसमें डक्ट होता है, जैसे हमारा स्वेट ग्लैंड जो है, तो डक्ट के थ्रू जो हार्मोन्स रिलीज होता है तो वो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया, और जहाँ पे हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड्स में चले जाते हैं वो हमारा इंडोक्राइन हो गया, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का हो गया। ठीक है। नाउ कमिंग टू, which of the following term characterizes the interaction between herpes simplex virus and a human? देखिए जो वायरस है ना, ये बाहर में तो इट इज़ अ डेड थिंग, लेकिन उसको एक लिविंग हॉस्ट जब मिलता है ना, तब वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। अब चूंकि वो हॉस्ट के सेल के अंदर रहता है, या उसको या तो हॉस्ट के सेल में रहना पड़ेगा या फिर मतलब सेल टिश्यू आप जो कह लीजिए, तो उसके बिना ये वायरस काम नहीं करते। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मुझे ज़्यादा एक्यूरेट लगा, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग्स ने जो आंसर की दिया है वो पैरासिटिज्म दिया है, तो फिर ये कैसे डिफरेंट होगा इंडो पैरासिटिज्म से? तो मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि, और जितना मैंने पढ़ा भी, इंक्वायरी किया, तो उसके हिसाब से मुझे इंडो पैरासिटिज्म लगा, क्योंकि वायरस को एक होस्ट चाहिए, लिविंग होस्ट, जहाँ पे वो जब होस्ट मिलेगा उसको तभी वो एक लिविंग बीइंग की तरह बिहेव करेगा। और वहाँ पे जो एक रिलेशनशिप होता है होस्ट और वायरस का, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें, देखो जो भी एसोसिएशन है ना, उसमें कौन बेनिफिट होता है, किसको नुकसान पहुंचता है, उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप दिया गया है। तो एक है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक बेनिफिट होता है और दूसरे को नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पे वायरस को बेनिफिट होगा, और जो होस्ट होगा यहाँ पे ह्यूमन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ह्यूमन को नुकसान होगा। तो यहाँ पे इनके लिए नेगेटिव और वायरस के लिए पॉजिटिव एसोसिएशन है यहाँ पे। और चूंकि ये एपिथेलियल, लोग इसको पैरासिटिज्म इसलिए भी मार किए हैं क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू जो ऊपर का टिश्यू है उस पे ही ये वायरस एसोसिएटेड रहते हैं। बट चूंकि उनको एक होस्ट चाहिए ही, तो मैं इसको इंडो पैरासिटिज्म ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन मानता हूँ। Which class of immunoglobulin is the first to be produced in response to an infection?
देखो जब भी इन्फेक्शन होता है ना, तो बॉडी जो एंटीबॉडी बनाती है, तो उसमें जो इमीडिएट रिस्पॉन्स बॉडी का होता है, जो एकदम जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसमें जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन आता है वो आईजीएम आता है, और ये शॉर्ट टर्म होता है और इनिशियल फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है। और एक होता है बॉडी साथ साथ में प्रिपेयर कर रही होती है कि फ्यूचर में अगर इस तरीके का कोई अटैक अपने शरीर पे होता है तो अपने मेमोरी में उसे स्टोर करती है और फिर उस मैकेनिज्म को यूज़ करती है। तो वो है आईजीजी, आईजीजी। और जो पहला है फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस्ड वो है आईजीएम। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेंस कोडोन। देखिए हम सबको पता है कि राइबोसोम हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जो मैसेंजर आरएनए है वो बेसिकली एक कोड प्रोवाइड करता है कि कैसे अपने को प्रोटीन बनाना है। लेकिन फिर उसको रोकना कैसे, जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं ना, तो कैसे एक फुल स्टॉप देते हैं, तो फुल स्टॉप के मतलब हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे ये सेंटेंस ख़त्म हो गया है। तो फिर वैसे ही है कि प्रोटीन कब हमें इस प्रोटीन मेकिंग को स्टॉप करना है, तो वो जो कोड है वो नॉनसेंस कोडोन है, उसे UAA कहते हैं। इसके अलावा भी दो होते हैं, UAG एंड UGA। ये तीनों हमारे नॉनसेंस कोडोन है। जब प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना होता है तो ये कोड दिया जाता है। द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ये इंडेंजर्ड होगा। खारिफ क्रॉप, सुगर केन, ये भी जब मैं अपना इकोनॉमिक्स का लेक्चर डिस्कस कर रहा था तो ये डिस्कस किया था मैंने। तो खारिफ क्रॉप वही होता है जिसको ग्रोइंग मतलब जो सो करने के टाइम पे, और जब ग्रो होता है तो बारिश का मौसम चाहिए, हार्वेस्ट के टाइम पे नहीं चाहिए होता है। तो शुगर केन है, ये जून से सितंबर तक का होता है गर्मियों में। जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, तो इसका वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स के लिए करता है, और फ्लोएम फूड करता है कहाँ से कहाँ, लीव से बाकी पार्ट्स में, और ये रूट से बाकी पार्ट्स में, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ये एक आपको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है जाइलम। जैसे अगर आप कोई जूस पी रहे हैं तो आप जो स्ट्रॉ या पाइप कह लीजिए डाल के जो आप जूस पीते हैं, तो आप कैसे वो जूस या कोई भी लिक्विड ऊपर तो आता है, बट ये एक आपको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो जाइलम का वो भी फंक्शन है, याद रखना है। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स, रूट से बाकी पार्ट्स, फ्लोएम फूड को, लीफ से बाकी पार्ट। Who was first to use the characteristic of vascular tissue in the classification of plants? देखो कुछ जगहों पे एपीडी कॉन्डोल मतलब का नाम दिया हुआ है। ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन एपीडी कॉन्डोल ने ही दिया था, लेकिन वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी यानी जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है सिर्फ उसके बेसिस पे ही दिया था। लेकिन जो वैस्कुलर टिश्यू के बेसिस पे देखेंगे तो वो हमारा एंगलर एंड प्रेंटल है। वैसे ही बेंथम और हुंकर भी है, लेकिन वो भी लार्जली इन्होंने मॉर्फोलॉजी को ही यूज़ किया था। वेस्कुलर टिश्यू के लिए एंगलर एंड प्रेंटल है। यहाँ पे हम जो आम का जो हिस्सा खाते हैं उसे मेसोकार्प कहते हैं। ओजोन डे हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। रीज़न क्या है कि 16 सितंबर आई थिंक 1985 या 87 में, 85 में शायद साइन हुआ था और 87 में लागू हो गया था। इसको कंफर्म करना पड़ेगा, बट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी ये किस लिए है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उन सारे सेट ऑफ कंपाउंड्स की बात करता है जो कि ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और वो 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, वहाँ पे साइन किया गया था, इसीलिए ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। इन माइक्रोरिजल एसोसिएशन द एडवांटेज ऑफ प्लांट इज, देखो यहाँ पे क्या है ना, दो वर्ड हैं, एक है माइको
एक है रिजल। माइको तो हमारा आप पता ही है फंगस के लिए है, और ये हमारा रूट्स के लिए है। ठीक है, तो अब ये इस एसोसिएशन में क्या होता है, ये ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से इसे खाना मिलता है फंगस को, और ये इनको सरफेस एरिया रूट का बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, जो भी एब्जॉर्प्शन है वाटर एंड न्यूट्रिएंट का, वो इंक्रीज हो जाता है प्लांट के लिए। तो इसमें अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो एडवांटेज पूछा है प्लांट के लिए, तो इंक्रीज्ड मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिजीज प्रोटेक्शन भी होता है। विच कमीशन एक्सेंचुएटेड द डिसकंटेंट, क्योंकि आप सबको पता है कि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं थे, सारे वाइट मेंबर थे। तो और इसके लिए जो प्रोटेस्ट किया गया था वही है साइमन कमीशन हमारा, इस कमीशन के अगेंस्ट। हु एज्यूम्ड द कमांड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड गेव फेमस बैटल क्राई चलो दिल्ली, ये हमारा सुभाष चंद्र बोस जी का ही है। वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट, हु सेड, ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, ये 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक से ये उधर महात्मा गांधी जी ने ये स्टेटमेंट बोला था। हु रेज्ड द क्राई डिवाइड एंड क्विट, ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही किया गया था कराची सेशन में, जब वो ज़्यादा वो वोकल हो रहे थे पाकिस्तान बनाने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, और उनका ये भी मानना था कि हिंदू और मुस्लिम पीसफुली को एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। तो वो चाहते थे कि डिवाइड करें और वो फिर उसके बाद छोड़ दें देश को। Which act provided for the partition of India into two new dominion, India and Pakistan, ये हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947। और जब तक हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ तब तक हम डोमिनियन ही रहे थे। Which कांग्रेस लीडर विजिटेड बिहार इन 1918 in order to strengthen the activities of होम रूल लीग, तो होम रूल लीग से आपको पता ही है दो लोग मेनली एसोसिएटेड थे, एक का तो महाराष्ट्र में ही था और दूसरा हमारे जो एनी बेसेंट है, इनका बाकी इंडिया के जगहों पे यही एक्टिव थी। तो एनी बेसेंट यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। चंपारण एग्रेरियन कमेटी वाज अपॉइंटेड इन एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड गांधी जी, तो इसके बाद चंपारण एग्रेरियन एक्ट भी आया था जहाँ तिनकथिया सिस्टम को हटा दिया गया था। हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ किसान सभा मूवमेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, सहजानंद सरस्वती। हु वॉज मर्डर्ड वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ विक्रम पुलिस स्टेशन, बहुत जगह नन ऑफ द अबव भी दिया हुआ है, बट काफ़ी सर्च करने के बाद जो गोरखखाड़ी के रघुनाथ सिंह है ये करेक्ट ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब नॉर्मल रेगुलर सोर्सेज में तो नहीं मिलता। हालांकि अगर आप हर एक क्वेश्चन के पीछे जाएंगे तब तो आप एग्ज़ाम के सिलेबस को ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपका मतलब स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि आप अगर 150 क्वेश्चन है तो 140 150 क्वेश्चन आप 150 जानने के बजाय कम से कम 140 भी अगर जानते हो तो सही है, और सही से जानते तो बहुत ही अच्छा है। हु बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन 1939, श्री कृष्ण सिंह, ये भी क्वेश्चन पहले काफ़ी बार पूछ चुका है। इस मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन में अगर आप जानते हैं गिरनार गुजरात में है या फिर प्रतिष्ठान आपका महाराष्ट्र में है, कोई भी एक आप जानेंगे तो उससे आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो ठीक है, ये गिरनार से आपका निकल आएगा। ऋग्वैदिक पीरियड में इनसे कौन रिलेटेड नहीं है, तो गार्गी जो है ये हमारे जो लेटर वैदिक पीरियड है उनसे एसोसिएटेड है, जब उपनिषद को लिखा जा रहा था तब से हैं ये। और बृहदकारण्य उपनिषद
में इनका जो यज्ञवल्क्य के साथ जो एक डिबेट रहा है, यज्ञवल्क्य जो हमारे जनक, विदेहा किंगडम के जो राजा हैं जनक, उनके सभा में एक बार ये डिबेट लाया गया था। तो वहाँ पे गार्गी यज्ञवल्क्य के साथ एक बहुत ही अहम उन्होंने डिबेट किया था, और वो बृहत्कारण्य उपनिषद में उसका मेंशन है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन गार्गी है। अब इसमें जो मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, तो इसमें तो आप काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। तो प्रयाग की सभा हर्षवर्धन सबने जाना है। चोला गंगा में देखेंगे तो एक ही आदमी इसमें जो साउथ इंडिया से रिलेटेड है। धर्म महामात्र की नियुक्ति वो पता है अपने अशोक और सुदर्शन झील, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था वो है चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे ज़्यादा जो दिल्ली सल्तनत के रूलर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल किया, वो लोधी डायनेस्टी के बहलोल लोधी हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टी फ्रॉम एंशियंट टू इंडिया। इसमें आप देखोगे तो ये मैक्सिमम हमारे बिफोर ईसा पूर्व के हैं, बिफोर क्राइस्ट बीसी। कुषाण है हमारे फर्स्ट सेंचुरी एडी के। तो आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 सबसे लास्ट में है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। तुलसीदास के द्वारा सिर्फ साहित्य लहरी, ये साहित्य लहरी सूरदास के द्वारा कंपोज किया गया है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है साहित्य लहरी, विनय पत्रिका, गीतावली एंड कवितावली, ये तुलसीदास जी के द्वारा कंपोज किया गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है 4132। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये तो आपको सबको पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। तो आप थोड़ा भी 2-3 ऑप्शन जानेंगे तो ये आपका सारा निकल जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन 4132 ही है। इसमें ज़्यादा हम डिस्कस करने वाला है नहीं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा ही लिखा गया है, और जस्टिस पार्टी जो रिलेटेड हैं वो हमारे रामास्वामी नायकर और ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज। जो जेम्स ऑगस्टस हिकी हैं, इन्हें फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी कहा जाता है, और इन्होंने द बंगाल गैजेट स्टार्ट किया था। और जो कैलकाटा क्रॉनिकल है वो डैनियल स्टुअर्ट एंड जोसेफ कूपर के द्वारा लाया गया था। ठीक है। नाउ अब इसमें आपको मैच करना है कि फादर और सन का। तो अकबर सलीम जिन्होंने मुगल आज़म देखा होगा उसमें तो पता ही है। तो बी का वन बाबर का कमरान है। ठीक है। शाहजहाँ का मुराद और जहांगीर के खुसरो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज नॉट हेल्ड इन बिहार। तो 4th पता ही है हमारा श्रीनगर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। रीजन बिंग कि त्रिपुरी सेशन 1939 में हुआ था, ना कि 38 में। तो ये गलत है। बाकी 2 और 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। हु अमंग द फॉलोइंग was not an आचार्य इन द नालंदा विश्वविद्यालय। अब देखो नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। कुमार गुप्ता, जो कि लगभग 6th सेंचुरी के अराउंड है एडी में, और कौटिल्य हमारे मौर्य से बिलोंग करते हैं, जो कि बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व के हैं। तो आप उस बेसिस पे भी कौटिल्य मार कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। देखो कुछ चीज़ें ऐसी है ना, जैसे एंग्लो फ्रेंच वॉर है, एंग्लो मराठा वॉर है, एंग्लो मैसूर वॉर है। एंग्लो फ्रेंच वॉर को ही कर्नाटिक वॉर्स भी कहते हैं। ये अलग अलग जो वॉर्स हुए हैं इनका आपको क्रोनोलॉजी हमेशा याद रखना चाहिए। बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, हर जगह
क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे। यहाँ मैंने साइड में लिख दिया है। तो जो बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस है, जो यानी थर्ड कर्नाटिक जो अपना वॉर हुआ था, उसके बाद से फ्रांस का अपने देश से सफाया ही हो गया था। तो ये मैंने लिख दिया है, उसके हिसाब से 3142 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सीक्वेंस। Among the following newspaper of Bihar, which was the first one to get published? देखिए बहुत जगह बिहार बंधु बताया गया है, बहुत जगह बिहार हेराल्ड बताया गया है, मतलब कोचिंग संस्थान के द्वारा। तो जो बिहार बंधु है, एक तो हेराल्ड से पहले आया था, लेकिन ये पहला हिंदी न्यूज़पेपर है जो कि पब्लिश हुआ था अराउंड 1872 में। बिहार हेराल्ड पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो कि 1875 के अराउंड पब्लिश हुआ था। और अखबार ए बिहार ये 1856 में ऐसा सर्च करने पे मुझे मिला। तो मेरे हिसाब से जो लगता है जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, अखबार ए बिहार। इसका तो बहुत ये इजी है। किसान सभा का तो आपको पता ही है, सहजानंद सरस्वती, ये पहले भी अभी पूछ ही रखा है। चंपारण सत्याग्रह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी से। आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण। तो 4123 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आज़ाद दस्ता के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हालांकि मेंस के लिए अभी बहुत ही जल्द हम लोग एक बैच लेके आने वाले हैं, जहाँ पे आपको सारा सिलेबस को कवर किया जाएगा, करंट अफेयर्स भी आपको बताया जाएगा, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके साथ साथ जो आंसर राइटिंग का सेशन होगा वो भी कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसी बीच में जो बीपीएससी के टॉपर्स रहे हैं, इसके अलावा भी जो ऑल इंडिया सर्विसेज में हैं, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनसे भी आपको बीच बीच में इंटरेक्शन का मौका दिया जाएगा। तो जैसे ही सिविल्स जर्नी ये जो प्रोग्राम लॉन्च करेगी, तो मैं पर्सनली इन्वॉल्व उसमें रहूँगा आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो आप कनेक्ट कीजिए सिविल्स जर्नी के टेलीग्राम ग्रुप से, इस लेक्चर के एंड में दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन में। अगर आप देखोगे तो तीन जो हमारे टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है और पेरिस्कोप है, ये तीनों देखने वाले डिवाइस हैं। लेकिन स्टेथोस्कोप ये हियरिंग डिवाइस है जो मेडिकल में यूज़ करते हैं। स्प्रिंग इज रिटन एज UNUFRC। मोबाइल को कैसे लिखना है? देखो एस से जब आप यू पे जाओगे ना, TU +2 करोगे तो आ जाएगा, फिर जब N को -2 करोगे तो P पे आएगा, है ना। मतलब आपको P से N पे अगर जाना है तो P में -2 या N में +2 कर दो। तो +2 -2 +3 -3 ऐसे करके आप करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन इसका B होगा। मुकेश सेड टू हिज फ्रेंड, रीता इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर। तो पहले तो मुकेश को रख लेते हैं, ये इनकी वाइफ है, ये इनका सन है, इनके वाइफ है, और इनके वाइफ की ये डॉटर हो गई। तो लिखता है कि रीता इज द मदर ऑफ माई सन वाइफ्स डॉटर। तो ये रीता है, तो फादर इन लॉ इसका। ये तो इजी है। राम गोज नॉर्थ, देखो इसका बहुत लोग कभी कभी जल्दीबाजी में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि आप राइट लेफ्ट को लिख लिया कीजिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ राइट लिख दिया, यहाँ लेफ्ट लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद टर्न राइट, तो यह ऑब्वियस सी बात है, राइट इधर की तरफ है तो इधर राइट होगा, तो इसके लिए फिर से राइट लेफ्ट। अब क्या बोलता है, एंड देन गोज राइट अगेन एंड देन गोज लेफ्ट। फिर यहाँ से राइट, तो ऑब्वियस ही बात है इधर की तरफ है तो ये इधर ही राइट रहेगा, और इधर लेफ्ट, ठीक है। और बोलता है अगेन फिर गोज लेफ्ट, तो ऐसे ही जाएगा लेफ्ट की तरफ, तो ईस्ट, ठीक है। राइटिंग इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, आप देखोगे तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है।
सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। एम सब में कॉमन है, ए ऑप्शन हट गया, ओ ओ एच एच ई के बाद आई। नाउ नितिन इज 7th rank in, ahead of Jogender in a class of 39 if Jogender rank is 17th from the last। आप इस चीज़ को ऐसे देखो, सपोज करो कि इस रो में 5 लोग हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो ये शुरुआत से 4th है लेकिन लास्ट से 2nd है, और इसमें टोटल एन क्या है 5, क्योंकि टोटल 5 लोग हैं। और मुझे ये अगर जानना है कि अगर लास्ट से दूसरा पोजीशन है तो पहले से कितना होगा, तो एन माइनस लास्ट का पोजीशन +1। आप देखो 5 - 2 +1, ठीक है। अब दिया है कि क्लास में 39 है, ठीक है, टोटल 39 है, यहाँ पे 39th होगा, और लास्ट से जोगिंदर इधर से दिया हुआ है 17th पे है, ठीक है। यानी 39 - 17 +1, ठीक है। तो ये कितना हुआ बताइए, 22 + 1 23, यानी ये 23rd पोजीशन पे है। और यहाँ से बोला गया है कि नितिन इज 7th रैंक अहेड ऑफ जोगिंदर, यानी 23 है, तो ये 16 × 7 = 23, तो 16th, ठीक है। तो कभी कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप उसको बहुत ही सिंपलिस्टिक फॉर्म में ला सकते हैं। अगर आपको कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना है, इसमें बेसिक कॉमन सेंस लगा के आप उसको पहले इजी एक सीक्वेंस में ले आइए और फटाफट फिर आप इसको एक्सट्रैपोलेट करके बना लीजिए। ये तो सिंपल है, आपको बस ये रिप्लेस करते जाना है, उसका आंसर 77 होगा। फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो इसमें क्या है कि 7 × 4 = 48 × 5, 9 × 5 = 45 × 5, 12 × 7 = 84 × 5 35। इसमें आप बस आपको सब्सटीट्यूट कर देना है और पहले 2 वर्ड से ही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको पूछा गया है रिमेन, तो आर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 8 है, तो 8 है, और ई आपको निकालना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सबसे लास्ट में @ है ई का। हाउ मेनी ब्रोंज मेडल वर वन बाय बिहार, ये 5 है आपका। 1 गोल्ड मेडल था, 6 सिल्वर था और 5 हमारे ब्रॉन्ज थे। कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट, ये आपका पता है, ये हमारा बेसिकली फ्लड कंट्रोल और उसके साथ साथ जो सरप्लस वाटर है उसको, जो वाटर डेफिसिट रीजन है वहाँ पे ट्रांसफ़र करने का ये प्रोजेक्ट है। तो ये हमारा जो ईस्टर्न साइड में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वही डिस्ट्रिक्ट होंगे, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एंड कटिहार। विच इंडियन लैंग्वेजेस आर accorded द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। देखिए क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है ना, कि इनका एक अपना आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशन है, और इनका एक सेपरेटली बाकी चीज़ों से डेवलप किया हुआ है। मतलब इनकी एक अपनी ओरिजिनलिटी है, एक बहुत ही लंबा उनका एक हिस्ट्री रहा है, और कुछ उसके 3-4 बेसिक्स प्रावधान है, तो वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है, इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे 4 इनिशियली सबसे पहला हमारा तमिल था क्लासिकल लैंग्वेज, तमिल या इसको मैं क्रॉस चेक करके आपको बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए 11 हमारे क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, और जो सबसे लास्ट में सबसे पहला आई थिंक तमिल ही था, और जो सबसे लास्ट में अपना ऐड हुआ है 2024 में 5 हमारे ऐड हुए हैं, जिसमें से पाली है, प्राकृत है, असमीज़ है, मराठी है और बंगाली है, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा यहाँ पे है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द नागी बर्ड सेंचुरी साइट एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक हमारा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये डेजिग्नेट की है
नागी बर्ड सेंचुरी को। वेयर वाज द नेशनल पंचायती राज डे 2025 इवेंट ऑर्गेनाइज्ड? मधुबनी में हुआ था। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू डिटेक्ट एंड मैप वाटर ऑन मून सरफेस, ठीक है। अफ्रीकनर्स इंडिकेट द पीपल, ये साउथ अफ्रीका में जो वाइट माइनॉरिटी ग्रुप है, जब यूरोपियंस ट्रेड स्टार्ट किए थे तो आप देखेंगे कि जो एक एक जो रास्ता जब हमारा लैंड रूट ब्लॉक हो गया था तो केप ऑफ गुड होप से आप इंडिया की तरफ वो आते थे ट्रेड करने, तो उनमें से कुछ जो लोग वहाँ जाके बस गए हैं वही लोग हैं ये अफ्रीकनर्स। जो 16th सेंचुरी स्टेप वेल है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली कंजर्व किया है इन कोलैबोरेशन विथ वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड, राजन की बावली। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिटी मेयर? ये एरिक एडम्स हैं जिन्होंने बी आर अम्बेडकर डे उनकी जन्म तिथि पे मनाया न्यूयॉर्क सिटी में। व्हाट इज़ द परमानेंट स्लोगन ऑफ यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट? ये यूनाइटेड बाय म्यूजिक। सॉरी यहाँ पे GSEV LV होना चाहिए यहाँ पे। F-15 मिशन बाय इसरो, इसमें इट कैरिड द नेविगेशन, ये सही है ये, और 100th लॉन्च है तो पहला और सी सही है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। इसमें तो बहुत लोगों ने गलती करके आया है। अब किसी को ये याद ही नहीं था कि जो 18th G20 समिट था ये अपने इंडिया में ही हुआ था। ये सारे गलत ऑप्शन है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ABC नन ऑफ द अबव। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बाकू इन 2024 कंक्लूडेड विथ एन एग्रीमेंट। देखिए UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन जो है हमारा, तो ये इसके इस फ्रेमवर्क के जो पार्टीज़ हैं तो वो जब भी कोई मतलब कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इसीलिए उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहा जाता है। तो जो COP 29 हुआ था वो हमारा बाकू अज़रबैजान में हुआ था और उसमें कंक्लूड किया गया था क्योंकि जो क्लाइमेट फिनेंसिंग ही आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज है, तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत ऐसा कहा गया कि जो अभी तक क्लाइमेट को जो नुकसान पहुंचा है जो हम आज के क्लाइमेट चेंज में देख रहे हैं उसमें जो मेजर रोल है दैट हैज़ बीन प्लेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज़, और इसीलिए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट भी लाया गया था। और ऐसा कहा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो प्लेज करें कि एटलीस्ट $300 बिलियन एनुअली डेवलपिंग कंट्रीज़ को बाय 2035 दिया जाए ताकि वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके, क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सके, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा है कि हान कांग का जो नोबेल है द वेजिटेरियन, उनको नोबेल प्राइज़ तो मिला और दूसरा प्राइज़ कौन सा मिला है? ये 2016 में मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगा था मुझे देखने के बाद। हालांकि देखो क्वेश्चन बाहर से तो कोई भी कमेंट कुछ भी कर सकता है, बट यू नेवर नो कि एग्जामिनर का पर्पस क्या है। कभी कभी कोई चीज़ें छोड़ना भी आपका एक एग्जामिनेशन, कोई क्वेश्चन छोड़ना भी आपका एक स्ट्रेटजी, आपका जो एग्ज़ाम में जो आप अपेयर करते हैं आपके रणनीति का एक हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है विच ग्लेशियर ऑफ नेपाल among the following has been declared dead in May 2025? ये याला ग्लेशियर है। तो क्वेश्चन को हमने एक रफली डिस्कस कर लिया, जहाँ ज़रूरत लगा हमें कंसेप्ट को डिस्कस करने के लिए वहाँ कंसेप्ट भी देखा हमने। तो अभी जो आगे बहुत ही जल्द मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कितना कट ऑफ जा सकता है। फिर उसके साथ साथ सिविल्स जर्नी की बहुत ही बेहतरीन टीम है, इसमें काफ़ी सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और जो ऑफिसर हैं वो अपना योगदान इस संस्था में दे रहे हैं। तो मेंस के लिए
और 72वीं प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ही जल्द बैच स्टार्ट कर किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट ईयर यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं, जो लोग इस बार बीपीएससी दिए हैं और जिनका लग रहा है कि अच्छा नहीं हुआ है, तो अपना मन छोटा ना कीजिए। आप यूपीएससी 2026 के लिए बेहिचक होकर तैयारी कीजिए। और मैं आपको भरोसा देता हूँ, आप सिविल्स जर्नी से कनेक्ट कीजिए। वहाँ पे जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रहे हैं या जो भी ऑफिसर है जो अपना इंसाइट वो दे रहे हैं इस एग्ज़ाम में, देखो सिर्फ बुक्स पढ़ के आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करना हो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, बट वो अभी भी एग्ज़ाम दे ही रहे हैं। लेकिन क्या ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ये आपको काफ़ी कुछ तो पता लग भी गया होगा कि आपके अंदर वो एप्टीट्यूड होना चाहिए, वो स्किल सेट होना चाहिए, वो माइंडसेट भी होना ज़रूरी है। तो वो कैसे आएगा, जब आपका गाइडेंस और आपका जो सराउंड सिस्टम है वो बेहतर रहे। तो आप सिविल्स जर्नी का ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे क्विजेस और बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं वो हम यहाँ पे शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल है, इससे भी आप कनेक्ट कीजिए। और बहुत सारे मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट और जेन्युइन रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि जेन्युइनली कैंडिडेट को इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे। So with this note, I am winding up this lecture. Thank you and God bless you.